हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPCE 022 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम असेसमेंट इन काउंसलिंग एंड गाइडेंस की बात करेंगे। सबसे पहले इसमें ब्लॉक 1 में यूनिट 1, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू असेसमेंट, डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन एंड डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन टेस्टिंग एंड असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट इज द प्रोसेस of collecting information with regard to abilities, interest, aptitude, personality, attitude and beliefs। पहले मैं आपको स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल वर्ड में बताती हूँ। जब कोई क्लाइंट जो है काउंसलर के पास आता है तो उससे रिलेटेड पहले इन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट की जाती है। जो उसकी प्रॉब्लम होती है उसको समझा जाता है, उससे रिलेटेड पूरा जो प्रोसीजर होता है, पूरा प्रोसेस जो क्लाइंट जो है उससे बात करके काउंसलर जो असेस करता है कि वेदर दिस क्लाइंट इज़ नीडेड काउंसलिंग और नॉट। ठीक है, उसकी एबिलिटी के बेस पे होता है, इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड, इन सब चीज़ों को देखते क्लाइंट की, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका बिलीफ सिस्टम क्या है। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डे टू डे लाइफ एंड इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ द काउंसलर। जो काउंसलर का ये बहुत सबसे फर्स्ट स्टेप होता है उसको, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका, जिस पर ये डिसाइड करता है कि क्या उसको क्लाइंट को काउंसलिंग देनी भी है या नहीं देनी। अगर देनी है तो पूरा प्रोसेस बनाता है कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और कौन सा हमारे को टेस्ट यूज़ करना है, कौन सा हमारे को साइकोलॉजिकल टेस्ट को यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो है क्लाइंट आया जिसको उसको जो है कैरियर काउंसलिंग चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, जो पहले जब क्लाइंट आता है तो जो काउंसलर होता है उसको एसेस करता है, उसकी एबिलिटीज़ क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका एप्टीट्यूड, उसके लिए क्या करता है वो जो कैरियर से रिलेटेड जो इंटरेस्ट, उसका जो इन्वेंट्री होती है, जो कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जो कि स्टैंडर्डाइज्ड होता है, उसको यूज़ करके उसका ये देखता है कि उसे कहाँ पे इंटरेस्ट है और कहाँ उसकी एबिलिटीज़ है। तो ये क्या होता है, बेसिकली ये स्टेप बाय स्टेप फुल जो है प्रोसीजर होता है। विदाउट असेसमेंट द काउंसलर कैन नॉट रीच एनी कंक्लूजन, सो इट इज़ अ बेसिक स्टेप टू गेट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द क्लाइंट। तो इसमें क्या होता है, सबसे जरूरी क्या होता है, असेसमेंट होती है सबसे पहले। तो फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट इन काउंसलिंग द काउंसलर यूजेज वेरियस असेसमेंट टेक्निक। फॉर विच मोस्ट नॉन कौन सी होती है, स्टैंडर्डाइज टूल, जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट। जैसे IQ किसी का टेस्ट करना है तो IQ के लिए टेस्ट होता है, किसी को इंटरेस्ट को देखना है तो इंटरेस्ट इन्वेंट्री होती है, इंटरेस्ट को एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो ये सब के सब क्या होते हैं, ये स्टैंडर्डाइज होते हैं एंड इज बेस्ड ऑन द सर्टेन प्री-डिटरमिन्ड क्राइटेरिया, वेयर सम असेसमेंट टेक्निक्स आर नॉन। कुछ कौन से होते हैं, नॉर्मली क्या होता है जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है दे आर ऑल क्या होते हैं, स्टैंडर्डाइज होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, जो कि नॉन स्टैंडर्डाइज होते हैं, जिसमें हम क्या बात करते हैं, केस स्टडी की बात करते हैं, हम इंटरव्यू मेथड की बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन टेक्निक की बात करते हैं। तो अब इसको डिटेल में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होता है, जिसमें दे लेट अस फर्स्ट डिफाइन द टर्म असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है, अगर आप सिंपल वर्ड में क्या कहेंगे, असेसमेंट इज अ प्रोसीजर जिसमें हम क्या करते हैं, उसकी स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। असेसमेंट डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ ए फिनोमिनन एट ए पर्टिकुलर टाइम। इट डिस्क्राइब्स विदाउट, इसमें कुछ भी हम अपनी ओर से जज नहीं करते हैं, जो सिचुएशन होती है हम उसमें कुछ भी चेंज नहीं करते। इट अटेम्प्ट्स नो एक्सप्लेनेशन ऑफ अंडरलाइंग रीज़न। हमें अपनी ओर से कोई रीज़न नहीं देना है, कोई हमारी ओर से कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है, हमें सिर्फ उसको सब चीज़ों के बेस के ऊपर उसको एसेस करना है। एंड मेक्स नो रिकमेंडेशन। हमें इस स्टेज के अंदर जहाँ पे असेसमेंट करते हैं उसमें हमें कोई भी रिकमेंडेशन, जो काउंसलर होता है, थेरेपिस्ट है, उससे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देनी होती। इट में डील विद प्रीवेलिंग ओपिनियन, जो इस समय की जो प्रीवेलिंग ओपिनियन है, एग्जिस्टिंग है, उसको ध्यान में रखकर, नॉलेज को, प्रैक्टिस को, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही क्या होती है, असेसमेंट तैयार की जाती है। द डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट फॉर आवर पर्पस कैन बी प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। उस क्लाइंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है टू बी यूज्ड एज द बेसिस ऑफ फॉर इन्फॉर्म डिसीजन एज बाय द असेसर और बाय दोज होम रिजल्ट्स आर कम्युनिकेटेड। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम काउंसलिंग साइकोलॉजी की बात करते हैं, उसके असेसमेंट की बात करते हैं, जब क्लाइंट काउंसलर के पास आता है तो सारे सोर्सेज से उसकी जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, उसको एसेस किया जाता है कि क्लाइंट कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, क्या उसकी बैकग्राउंड है, क्या उसका इंटरेस्ट है, क्या उसकी एज है, क्या उसकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, ठीक है, कहाँ वो इस समय है, मेल है, फीमेल है, सब चीज़ों में हर तरह से उसकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है कि उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उसका ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड क्या है,
इस टाइप से। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट यूजुअली इन्वॉल्व ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती है, डिटेल्ड होती है। लेकिन जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट मेक्स यूज ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट और अदर क्वालिटेटिव, मतलब इनको हम यूज़ करते हैं। जब हम कहने का मतलब क्या है कि असेसमेंट क्या होता है, बहुत वाइड होता है, फुल प्रोसीजर होता है। जो टेस्ट की हम बात करते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं एज ए असेसमेंट के पार्ट के रूप में, कि हम जब किसी को असेस करते हैं तो उसके लिए हम साइकोलॉजिकल टेस्ट को हम यूज़ करते हैं। देयरफॉर इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन विच कैन बी फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, क्वालिटेटिव भी हो सकती है एंड क्वान्टिटेटिव भी हो सकती है। जैसे इन्होंने कहा कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द इंटीग्रेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर मल्टीपल रिसोर्सेज। जैसे कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं, टेस्ट हो गए, जैसे रिलेटेड टू एबिलिटी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, एटीट्यूड हो गया, एज वेल एज इंफॉर्मेशन ऑफ पर्सनल इंटरव्यू लेकर कोलेटरल इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा कोलेटरल इन्फॉर्मेशन को भी कलेक्ट किया जाता है, इज ऑल्सो कलेक्टेड अबाउट पर्सनल, ऑक्यूपेशनल, मेडिकल हिस्ट्री सच एज फ्रॉम रिकॉर्ड्स हो गए, इंटरव्यूज हो गए, पेरेंट्स का इंटरव्यू हो गया, स्पाउस का हो गया, टीचर्स का, जो पहले जो कोई कहीं और वो गया था, कोई फिजिशियन का जो पहले कोई ऑलरेडी होगा, या थेरेपिस्ट का। तो कहने का मतलब ये क्या है कि मोर ओवर द साइकोलॉजिकल असेसमेंट इज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू दैट गैदर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम एंड और टेस्ट ए पर्सन टू इवेल्युएट हिज और हर मेंटल हेल्थ की। जो क्लाइंट उसके पास आया है तो उसके बेस के ऊपर जो हम असेस करते हैं, जो काउंसलर जो असेस करते हैं, वो देखते हैं कि उसका मेंटल हेल्थ का जो स्टेटस है वो क्या है। अब इसको बात करते हैं, द साइकोलॉजिकल असेसमेंट गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल टू प्रोवाइड हिम और हर। क्योंकि ये क्यों इन्फॉर्मेशन असेस की जाती है, क्यों कलेक्ट की जाती है, क्योंकि टू प्रोवाइड हिम और हर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, क्योंकि उसको आगे क्लाइंट को काउंसलिंग देनी होती है, गाइड करना होता है। इस कारण से जो है ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। It is the first step in any guidance and counseling situation. The process typically starts with the key complaint or presenting. सबसे पहले जो क्लाइंट आता है पहले अपनी कंप्लेंट को साथ लेके आता है, उसकी जो प्रेजेंट प्रॉब्लम होती है उसको सामने रखता है। दैट इज़ यूजुअली वट प्रॉम्प्ट्स द पर्सन टू सीक हेल्प, जिससे ये मालूम होता है उसको हेल्प की जरूरत है। तो एक कंप्लीट साइकोलॉजिकल असेसमेंट शुड इंक्लूड बायो हिस्ट्री, जो उसकी जो केस स्टडी जिसको हम बोलते हैं, उसका पूरी हिस्ट्री देखते हैं, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है, सोशल हिस्ट्री क्या है, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट किया जाता है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है विद द हेल्प ऑफ द स्टैंडर्डाइज टूल्स एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। ये सब चीज़ों के बाद वंस इट इज़ कम्प्लीटेड द असेसमेंट विल हेल्प टू एस्टैब्लिश इधर ए टेंटेटिव और डेफिनेट। उसके बेस के ऊपर जो है जब एक बार किसी की साइकोलॉजी एक पूरी असेसमेंट हो जाती है, उसके बाद क्या करते हैं, काउंसलर को हेल्प मिल जाती है कि ये अब इस क्लाइंट के लिए हमें कैसे प्लान करना है, उसके हिसाब से उसको किस टाइप की साइकोथेरेपी की ज़रूरत है, किस टाइप की उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो इस टाइप से जो है ये होती है। अब साइकोलॉजिकल असेसमेंट, अब उन्होंने क्या कहा है कि दस साइकोलॉजिकल असेसमेंट द अटेम्प्ट ऑफ ए स्किल प्रोफेशनल, क्योंकि ऑब्वियसली जो स्किल प्रोफेशनल होगा वही तो ये सब काम कर पाएगा। यूजुअली साइकोलॉजिस्ट टू यूज द टेक्निक्स एंड टूल्स ऑफ साइकोलॉजी टू लर्न इधर जनरल और स्पेसिफिक फैक्ट। हर इंडिविजुअल का जो उसके पास आता है, जो क्लाइंट आता है, उसकी हर तरह से जनरल इन्फॉर्मेशन भी ली जाती है और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी ली जाती है, जिसके लिए हम टूल्स को यूज़ करते हैं इधर टू इन्फॉर्म अदर्स ऑफ हाउ दे फंक्शन नाउ, या बाकी लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है कि अभी जो फंक्शनिंग कर रहा है वो कैसी है, उसका जो बिहेवियर है उसको आगे प्रेडिक्ट करने में, उसके फंक्शनिंग को फ्यूचर में सेट करने में कि वो कैसे आगे फर्दर जो है काम करेगा, कैसे उसकी फंक्शनिंग रहेगी। यानी जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है, हम उसी के बेस पे काफ़ी ज़्यादा काउंसलर को, थेरेपिस्ट को हेल्प मिल जाती है। अब इन्होंने कहा कि मेलोनी एंड वॉर्ड डिस्क्राइब असेसमेंट। अब इन्होंने डेफिनेशन दी है, इन्होंने मेलोनी एंड वॉर्ड ने ये क्या कह रहे हैं कि टिपिकल डज नॉट इन्वॉल्व डिफाइंड प्रोसीजर। इन्होंने इनके हिसाब से क्या है कि जो उसके स्टेप बाय स्टेप तो है, ये प्रोसीजर तो हैं, लेकिन क्या होता है ये कोई डिफाइंड नहीं है, दीज आर नॉट डिफाइंड। जैसा थेरेपिस्ट के दिमाग में आएगा, जैसा काउंसलर के दिमाग में आएगा, वो अपने आप ही प्रोसीजर करता जाएगा स्टेप बाय स्टेप। फ्रिक्वेंटली यूज इस टेस्ट ज़्यादातर, क्योंकि साइकोलॉजिकल टेस्ट तो यूज़ करना ही पड़ेगा। मान लीजिए कोई भी आता है, पहले असेसमेंट का, क्योंकि जो टेस्ट होते हैं ये जो असेसमेंट का एक पार्ट होते हैं, contributes to some decision process to some problem, often by redefine the problem को redefine करा जाता है, प्रॉब्लम को ब्रेक किया जाता है इनटू स्मॉलर पीसेस और हाईलाइटिंग सम पार्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम को लेके आता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में पहले ब्रेकअप करके फिर उसको जो है एक्सप्लोर करके उसको सॉल्यूशन दिया जाता है। रिक्वायर्स द एग्जामिनर टू कंसीडर इवेल्यूएट एंड इंटीग्रेट। अब जो इन्फॉर्मेशन उसके जो डाटा लिया है, जो उसको मिलता है, उसको इवेल्यूएट करना और सारे डाटा को जो उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको इंटीग्रेट करना, ये मेन पार्ट होता है।
प्रोड्यूसेस रिजल्ट दैट कैन नॉट बी इवेल्यूटेड सोनली ऑन साइकोमेट्रिक। ऐसे रिजल्ट करना जो सिर्फ साइकोमेट्रिक ग्राउंड के ऊपर ही काफ़ी नहीं है, उसको हर तरीके से उनको इवेल्यूट करना पड़ता है। ये नहीं कि हमने जो टेस्ट यूज़ करा सब उसी के बेस पे करना, नहीं, बल्कि और भी डिफरेंट तरीके से इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट होती है उसको इवेल्यूट किया जाता है, रिजल्ट जो हमारे को मिलते हैं, ताकि हमारे को जो रिजल्ट है उस टाइप से प्राप्त हो सके। इज लेस रूटीन एंड इनफ्लेक्सिबल, मोर इंडिविजुअलाइज। जो क्लाइंट आता है उसी से रिलेटेड होती है, यही नहीं कि रूटीन का हमारा एक पार्ट है, ये नहीं, बल्कि जो क्लाइंट आता है उसी के ऊपर ज़्यादा इंडिविजुअलाइज होती है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं। जो एक प्रॉब्लम अगर एक आदमी लेके आया है तो हो सकता है दूसरा वाला जो है वो से अलग, मान लीजिए कोई क्लाइंट आता है जिसको कैरियर काउंसलिंग चाहिए, ये जो है एक फर्स्ट आया है, इसकी अलग चॉइसेस हैं, ये अलग उसका रूटीन है लाइफ का, उसका अलग इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है, इसके रिजल्ट्स अलग आएंगे। कोई और आता है जिसको कैरियर काउंसलिंग चाहिए तो उसके अलग आएंगे। तो ये टोटली क्या डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल differences. The point of assessment is often diagnosis of clarification. They are the act of placing a person in strictly or loosely defined category. Different तरह के लोग होते हैं, different तरह के assessment होते हैं। assessment क्या होता है, बहुत प्रोसेस भी होती है और प्रोडक्ट ओरिएंटेड भी होती है, क्योंकि ये प्रोसेस भी है और प्रोडक्ट भी है। प्रोसेस कैसे है, डू नॉट नेसेसरी प्रोड्यूस ए फिनिश प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोसेस चल रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा है। देयर प्राइमरी टूल्स जो यूज टू गाइड ऑनगोइंग रिलेशनशिप की, जो आया है क्लाइंट उसके लोगों के साथ जो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, या लोगों के साथ उसके रिलेशनशिप कैसे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे। ऑफ कोर्स assessment frequently overlap in their nature and purpose. प्रोडक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है, दैट रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ ए रिपोर्ट। जब हम एक बार असेसमेंट कर लेते हैं, वो प्रोसेस से हम निकल जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, एक रिपोर्ट बन जाती है, एक फाइनल रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो यानी क्या होता है, ये प्रोसेस भी है और प्रोडक्ट भी है जिससे उसको हेल्प मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, ए मेडिकल हिस्ट्री इज रिक्वायर्ड व्हेन पेशेंट्स आर हॉस्पिटलाइज। ये क्या हो गया हमारा प्रोसीजर, प्रोसेस, असेसमेंट। एंड मेंटल स्टेटस जो एग्जामिनेशन जब उनकी की जाती है, द रिजल्ट्स कंसर्निंग इमोशनल एंड कॉग्निटिव फंक्शन आर क्या होते हैं, डॉक्यूमेंटेड होते हैं। दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। ठीक है, जो रिपोर्ट बनती है जब हमने क्लाइंट को ठीक कर दिया काउंसलर ने, तो जो रिपोर्ट बनती है दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, अब बात करते हैं पर्पस। पर्पस क्या होता है, हम जो असेसमेंट करते हैं उसका क्या पर्पस होता है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले जो क्लाइंट होता है उसको खुद की समस्याओं को, खुद की प्रॉब्लम्स को भी हेल्प मिलती है, उसको खुद को समझ पाता है, उसके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसकी वीकनेसेस क्या हैं। द बेसिक पर्पस ऑफ कैरिंग आउट एन असेसमेंट इज फॉर गेनिंग इंसाइट इन हेल्प इन द क्लाइंट अंडरस्टैंड देमसेल्फ। खुद को समझने में भी हेल्प मिलती है जब वो क्लाइंट आता है काउंसलर के पास, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स से रिलेटेड उसकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, उसके ऊपर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, तो उसके बेस के ऊपर उसे खुद को भी अपने आप को बेटरली समझने में हेल्प मिलती है। टू डायग्नोस स्टूडेंट का मतलब है क्लाइंट, उसकी खुद की, हमारे को जब डिफरेंट रिसोर्सेज हमारे को इन्फॉर्मेशन हम करते हैं, एसेस करते हैं, तो डाटा से क्या होता है, क्लाइंट की जो प्रॉब्लम होती है, उसके कॉजल फैक्टर्स क्या हैं, उसकी जो प्रॉब्लम है वो क्यों हो रही है, उन सब के बारे में मालूम, उसके बैकग्राउंड है, फिजिकल हेल्थ है, एकेडमिक परफॉर्मेंस है, इन सब के बारे में हेल्प मिलती है कि कहीं ये तो जिस प्रॉब्लम को लेके आ रहा है कहीं ये तो उसमें इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं। टू हेल्प कैरियर प्लानिंग में भी हेल्प करती है, एजुकेशन में भी हेल्प करती है। हमें कई बार 10th के बाद बच्चों को 12th में स्ट्रीम में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, उसमें भी हेल्प करती है। टू हेल्प प्रेडिक्ट द फ्यूचर परफॉर्मेंस। जब ये असेसमेंट हो जाती है तो काउंसलर क्या कहते हैं, यूज असेसमेंट डाटा टू एस्टिमेट इंडिविजुअल का जो एटीट्यूड का है, एबिलिटी का है, पर्सनैलिटी का है, इन सब में भी उसको हेल्प मिलती है कि फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करने में, कि ये आज ऐसी उसकी असेसमेंट आई है, ये रिजल्ट्स आए हैं, तो ये इंडिविजुअल जो है आगे जाके ऐसे करेगा। फिर बात करेंगे टू इवैल्यूएट द आउटकम ऑफ काउंसलिंग। इसमें क्या होता है कि टू सी द इम्पैक्ट ऑफ काउंसलिंग, ये देखना कि जो हमारे जो गोल्स बनाए हैं काउंसलर ने काउंसलिंग के, वेदर दे हैव बीन अचीव्ड और नॉट। दिस इज कॉल्ड द इवैल्यूएट द आउटकम ऑफ काउंसलिंग। उसको देखना कि वो पर्पज ये हमारा पूरा हुआ है या नहीं हुआ। देन कम टू प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट। किन किन चीज़ों के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। नंबर एक पे असेसमेंट शुड बी होलिस्टिक। होलिस्टिक क्या है, हर तरह से इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल रिसोर्सेज शुड बी गैदर्ड, शुड बी कलेक्टेड। उसके बैकग्राउंड से लेकर सारी की सारी। होलिस्टिक में क्या होता है, इस होलिस्टिक असेसमेंट फॉलोज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस टू अराइव एट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडिविजुअल। उसके बारे में हमें समझने में हर ढंग से हमें क्या एसेस करना है, व्हेन टू एसेस, इन विच स्टेट असेसमेंट इज गोइंग ऑन। ठीक है ना, इस टाइप से पूरा लाइफ पैटर्न को देखना, उसका इन्फॉर्मेशन, सारे रिसोर्सेज से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट में एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन स्कूल ड्यू टू लिमिटेड एकेडमिक प्रेपरेशन। ठीक है, हाँ, पर
इट मे नॉट बी ओनली फैक्टर, एक फैक्टर नहीं है अगर कोई स्टूडेंट जो है उसको डिफ़िकल्टी हो रही है स्कूल में, तो इसका एक फैक्टर नहीं है कि उसने तैयारी ठीक से नहीं की है। अदर फैक्टर क्या हो सकता है, सच एज सेल्फ एस्टीम विच माइट नॉट बी एविडेंट बी कुड इन्फ्लुएंस द एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट। यानी अगर वो स्टूडेंट है उसके ठीक से अचीवमेंट नहीं है तो इसके पीछे और भी तो फैक्टर्स हो सकते हैं। शायद उसको टीचर्स की वजह से मोटिवेशन ना मिली, या पीयर ग्रुप उसको कहीं ना कहीं उसको लग रहा हो कि उसकी सेल्फ एस्टीम कम हो रही है, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। तो इन सारे होलिस्टिक तरीके से पूरे सब रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। तो असेसमेंट मेजर्स एंड प्रोसीजर मस्ट बी बेस्ड ऑन द डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन की डिमांड उस पर डिपेंड करता है। सिलेक्शन ऑफ द टूल एंड प्रोसीजर टू बी यूज विल डिपेंड ऑन द डिमांड एंड प्रेजेंटिंग, किस टाइप की सिचुएशन है ना। हर तरह से क्लूज से, हर तरह से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है कि जिस सिचुएशन में है वो क्या सिचुएशन है, उसको भी रेक्टिफाई किया जाता है, उसको भी समझा जाता है कि वो ऐसा क्यों आया है उसके पास, काउंसलर के पास। स्पेशल कंडीशन and situation for understanding client behavior should also be given due consideration in the process। so उस client का behavior कैसा है, उसकी condition कैसी है, उसकी किस situation में वो आया है, कहाँ से वो निकल रहा है। in addition to this the counselor should keep in mind the capacity, इसके अलावा उसकी capacity क्या है, client की motivation क्या है, और other aspects related to client behavior while assessing। इन सब चीज़ों को भी उसको ध्यान रखना चाहिए। यह कहने का मतलब ये है कि उसके वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज के भी ध्यान चाहिए, उसके हिंट्स कैसे वो किस बॉडी लैंग्वेज में बात करें, उसके क्या उसके मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन को दिखाना चाहिए, उसके आइज क्या कह रही हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, उसका बोल रहा है अटेंटिव है कि नहीं, ध्यान कहीं और तो नहीं है, उसकी टोन ऑफ स्पीच क्या है। इन सब चीज़ों को वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों की उसको ध्यान में रखना चाहिए। इन होलिस्टिक असेसमेंट इट इज़ नेसेसरी फॉर द काउंसलर टू नो द कल्चर एंड सोशल कंटेक्स्ट, उसको किस कल्चर से वो आया है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। इन सब चीज़ों को भी उसको ध्यान में रखना चाहिए एट द टाइम ऑफ असेसमेंट। देन असेसमेंट शुड बी ऑन गोइंग, यानी हमेशा वो चलती रहनी चाहिए। ये नहीं कि आज उसने असेस कर लिया ख़त्म, अभी उसने असेस किया, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली काउंसलर ने, उसके बाद जब काउंसलिंग होती है उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट आया, इसको भी मेजर करना जरूरी है। तो इट शुड बी कीप ऑन गोइंग, ठीक है ना। ये नहीं कि आज कर ली तो बाद में नहीं करी। तो उसमें क्या होता है, इनिशियल से लेकर एंड का, क्योंकि इनिशियली क्या होता है, हम क्या देखते हैं कि प्रेजेंट प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं, लेकिन जब चलती है बाद में, जब प्रोसेस हो जाता है काउंसलिंग का, तो उसमें क्या होता है, असेसमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द लॉन्गिट्यूडिनल डाटा, कि उसको हम आगे फिर देखिए कुछ टाइम के बाद कि जो कैसे कैसे इम्पैक्ट आया, वो कैसे जो काउंसलिंग हुई है उसका इम्पैक्ट आया कि नहीं आया। जो इसमें क्या होता है कि द क्लाइंट इन द लाइट ऑफ द मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड एंड इंटरेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड काउंसलर, इसमें ये देखा जाता है जो नीड्स होती हैं वो पूरी भी हुई हैं कि नहीं हुई, और जो हमारे जो गोल्स थे वो हमने अचीव किए हैं या नहीं किए। फिर असेसमेंट शुड बी बैलेंस्ड। बैलेंस का मतलब क्या है कि जो स्टैंडर्डाइज डाटा जो हमने यूज़ किया है ना, वो कितना हमने यूज़ किया है। असेसमेंट मेक्स यूज़ ऑफ द नॉर्मेटिक इन्फॉर्मेशन एज वेल एज जो इंडिविजुअलाइज डाटा क्या होता है, जो एक पर्सन का डाटा आया खुद का, जो हमने कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट को यूज़ किया है उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है। नॉर्मेटिव क्या होता है, नॉर्मेटिव का मतलब क्या है, एक नॉर्म्स हम बना लेते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं कि हम कोई किसी का हमें IQ टेस्ट करना है, हम क्या कहते हैं, उसका IQ टेस्ट लगाया और उस इंडिविजुअल का हमारे को डाटा मिल गया। अब क्या है, नॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन क्या होती है, एक नॉर्म्स बना होता है कि जिसका 70 आता है जो है IQ, वो इस कैटेगरी में आता है, जिसका बिलो 70 आता है वो इस कैटेगरी में आता है, जिसका 70 से अबव 70 to 80 आता है, 80 to 90 एक नॉर्म बन जाते हैं कि 70 मैंने कह दिया, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, फिर जो हमारे को इंडिविजुअल जो होते हैं रिजल्ट्स आते हैं उनको कंपेयर किया जाता है नॉर्म्स के साथ, उसके दोनों के बीच में आपस में क्या होता है, बैलेंस होना चाहिए। तो ये क्या जो असेसमेंट हम करते हैं, ये एक स्टैंडर्डाइज डाटा से जब हम कंपेयर करते हैं इंडिविजुअल की जो खुद की परफॉर्मेंस है, तो उसके साथ हम देखते हैं कि वेदर इट इज़ बैलेंस्ड और नॉट। फिर असेसमेंट शुड बी एक्यूरेट। जो काउंसलर ने जो असेसमेंट की है ये क्या होती है, पूरी तरह से एक्यूरेट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। उसमें जो अगर मान लीजिए कोई उसको लगता है काउंसलर को कि मस्ट कीप इन माइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स, उसको लगता है कि कुछ एरर आने के चांसेस हैं, तो उनको भी मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए बाय यूजिंग द स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स।
फिर असेसमेंट शुड बी कॉन्फिडेंशियल, जो असेसमेंट की जाती है वो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है ये कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। क्योंकि ये क्लाइंट को बहुत गुड रैपर्ड बनाना बहुत जरूरी होती है, उसके साथ ट्रस्ट बनाना बहुत जरूरी होती है, रिस्पेक्ट देना उसको बहुत जरूरी होता है, तभी तो क्लाइंट होता है अपनी प्रॉब्लम को लेके आया है और उसके साथ खुल के अपनी बात कर पाएगा, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर पाएगा। तो इसके अंदर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि द असेसमेंट शुड बी कॉन्फिडेंशियल। देन हम बात करते हैं प्रोसेस क्या होता है असेसमेंट का। सबसे पहले फॉर्मुलेटिंग गोल्स। जब हम पहले क्या करते हैं, जब कोई काउंसलर के पास आता है क्लाइंट, तो पहले हम गोल सेट करते हैं कि क्या है, हमें कैसे कैसे आगे असेसमेंट होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे को जो आया हमें किस ढंग से करना है, या इससे पहले हम कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम क्या है, किस प्रॉब्लम को लेके आया है। फिर हम कह सकते हैं उसकी क्या है कि गोल्स क्या रखे जाएंगे, फिर हमने कौन से टूल्स को यूज़ करना है, कौन से क्वेश्चनर्स को यूज़ करना है, कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करना है, डाटा हमने कैसे कलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जो हमारे को जो इन्फॉर्मेशन मिली, जो हमारे पास रिजल्ट्स आया, जो हमने डाटा कलेक्ट कर लिए, जो रेस्पॉन्सेज आए हैं उनको इंटरप्रेट करना है। फिर जो डाटा हमारे पास आया हमने उसको इंटरप्रेट कर लिया। उसमें क्या सारे जो डिफरेंट सोर्सेज है, सिर्फ एक सोर्सेज से नहीं, मान लीजिए हमने इसमें इंटरव्यू को भी यूज़ किया है, हमने इसमें ऑब्जर्वेशन को भी यूज़ किया है ना, हमने इसको एक जो है प्राइमरी डाटा भी लिया, हमने क्वेश्चनर भी यूज़ किए हैं। तो इस तरह से जो जितने भी इंफॉर्मेशन है डिफरेंट सोर्सेज से, उन सबको इंटीग्रेट किया जाता है सारे डाटा को। फिर फॉर्मुलेटिंग असेसमेंट इंफॉर्मेशन, फिर एक क्या होता है, एक फॉर्मुलेट की जाती है असेसमेंट इन सब डेट बेसिस के ऊपर कि हमारे को जो इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। देन हमारे क्या होते हैं, अगेन अगर हमारा जो मान लीजिए हमारी जो असेसमेंट है वो ठीक है, मीट कर रही है हमारे उससे गोल से, तो ठीक है, नहीं तो फिर से गोल को क्या होता है, रीफॉर्मुलेट किया जाता है। ये सारे स्टेप्स को इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड्स ऑफ असेसमेंट की बात करेंगे। थैंक यू।